Good morning, students. In last lecture, we were discussing about international business environment. लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कशन किया, उसकी मीनिंग देखा और उसके अलग अलग एलिमेंट्स देखे. आज हम उस इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का जो पहला एलिमेंट है, दैट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है. इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग है कि ऐसे कंडीशंस, ऐसे फैक्टर्स या कंस्ट्रेंट जो किसी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उन सभी फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट. तो इसकी कंपैरिजन हमने किससे की, एक पौधे से की थी. जैसे किसी पौधे को ग्रो करने के लिए एक विशिष्ट एनवायरनमेंट की आवश्यकता पड़ती है. टेम्परेचर, हवा, पानी, पर्टिकुलर टेम्परेचर, इस प्रकार की कंडीशन, अगर फेवरेबल कंडीशन अगर किसी पौधे को मिलती है तो वो पौधा ग्रो होता है. तो कहने का मतलब कि टेम्परेचर, लाइट, हवा, पानी, ये सब ज़मीन, ये सब जो कंडीशंस है, ये कंडीशन को हम कहते हैं कि उस पौधे का एनवायरनमेंट है. वैसे ही उसकी कंपैरिजन हम किसी बिजनेस से अगर करते हैं तो बिजनेस के लिए भी कोई कंडीशंस होती हैं. वो कंडीशंस में वो जो कंडीशंस है वो उस कंडीशन को, फैक्टर को हम, कंस्ट्रेंट को हम उस बिजनेस का एनवायरनमेंट कह सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, लेबर के लॉज कौन से हैं, या अलग अलग टैक्सेशन के लॉ कौन से हैं, ट्रेडिशन कस्टम कौन से हैं, सोशल सेटअप कैसा है. तो ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशन उस बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट होती है. जैसे किसी पौधे के लिए टेम्परेचर एक कंडीशन है, एक फैक्टर है, वो टेम्परेचर उस पौधे पर असर डालता है. वैसी बिजनेस के लिए लॉ एक फैक्टर है जो उस बिजनेस पर असर डालता है. तो ऐसे अलग अलग जो फैक्टर्स है, कंडीशंस है, उस बिजनेस पर असर डालते हैं. तो उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट. तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये हमें कौन से कॉन्टेक्स्ट में देखना है, ये हमें इंटरनेशनल बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में हमको उसको स्टडी करना है. तो जितने भी कंडीशंस होते हैं, जो कंडीशंस उस बिजनेस पर असर डालते हैं, तो उन कंडीशंस को, उन कंस्ट्रेंट को हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट. तो किसी बिजनेस पर असर डालने वाले दो फैक्टर्स होते हैं. एक डोमेस्टिक, मतलब देश के अंदर अगर बिजनेस करना है तो कुछ फैक्टर इमीडिएटली उन पर असर डालते हैं बिजनेस पर, तो वो सभी फैक्टर को हम कहते हैं डोमेस्टिक. और अगर इंटरनेशनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट या दूसरे देश के साथ में कोई बिजनेस करना है तो उस देश के भी कंडीशंस, उस देश के भी कुछ कंस्ट्रेंट है जो बिजनेस पर असर डालते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल कौन से फैक्टर्स आते हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, तो हमने देखा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट असर डालता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, लीगल, सोशल, नेचुरल एंड टेक्नोलॉजिकल. इतने सारे फैक्टर्स उस बिजनेस पर असर डालते हैं अगर उस बिजनेस को इंटरनेशनल बिजनेस में उसको डील करना है या इंटरनेशनल बिजनेस उसको करना है. तो इतने सारे फैक्टर्स उस बिजनेस पर असर डालते हैं. तो इतना हमारा लास्ट लेक्चर में हो गया था. अभी हम ये जो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसका जो पहला एलिमेंट है, पहला पार्ट है, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये हम स्टडी करेंगे. तो पहला जो पार्ट है दैट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. अब इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट पे बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, बहुत सारे घटकों से बना होता है. इसका पहला घटक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आएगा, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द ग्लोबल फैक्टर्स दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन बट कैन अफेक्ट द वे द बिजनेस ऑपरेट. मतलब कुछ आर्थिक, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर्स किसी कंपनी पर असर डालते हैं. अब उनपे कौन कौन से आर्थिक या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएंगे. सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम कौन सी है. अब किसी भी देश में अगर हम देखें कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम होती है, पूरी दुनिया में 3 प्रकार की इकोनॉमिक सिस्टम लिटरेचर में कहते हैं. एक कैपिटलिज्म, दूसरा सोशलिज्म और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी. तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है. इसकी मीनिंग क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जो ऑपरेट होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर का रोल उसमें डोमिनेटिंग होता है. मतलब प्राइवेट कंपनियां जो है उसके हाथ में पूरे देश का जो बिजनेस है उसका मेजॉरिटी पोर्शन प्राइवेट सेक्टर की तरफ होता है. मतलब इंडिविजुअल जो कंपनियां हैं वो वहाँ पर ज़्यादा डोमिनेटिंग रोल होती है, जहाँ पर इंडिविजुअल्स को ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है
कंज्यूमर या एज ए कंपनी जहाँ पर ज़्यादा फ्रीडम होता है, उस प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का रोल डोमिनेटिंग होता है। दूसरा एक सोशलिज्म, सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है जिसकी मीनिंग है कि जहाँ पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस है, जितने भी रिसोर्सेस हैं, वो रिसोर्सेस का अल्टीमेट जो ओनर है दैट इज गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से फैक्टर में या कौन से जगह पर ये सोर्सेस का इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब जहाँ पर पब्लिक सेक्टर मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट जो है बिजनेसेस की ओनर ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट का रोल जहाँ पर डोमिनेटिंग होता है। तो जहाँ पर कैपिटलिस्टिक में प्राइवेट सेक्टर का रोल डोमिनेटिंग होता है, वहीं पर सोशलिस्टिक अगर कोई देश में है तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, मतलब जहाँ पर पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो ये दोनों जो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ये दो एक्सट्रीम एंड्स हैं। अब यहाँ पर तीसरा एक प्रकार होता है इकोनॉमी में जिसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही उस देश में एग्जिस्टेंस में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी डोमिनेटिंग है और जो पब्लिक सेक्टर है, मतलब गवर्नमेंट जिस बिजनेस की या जिस इंस्टीट्यूशन की ओनर है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे है, डिफेंस है, बाकी के बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं या इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर ओनर गवर्नमेंट है। लेकिन आपको प्राइवेट सेक्टर भी मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस है, गोदरेज है, बिरला है, ऐसे बहुत आपको प्राइवेट सेक्टर भी देखने को मिलेंगे। तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो सबसे पहले अगर मुझे इंटरनेशनल बिजनेस में डील करना है तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सबसे पहला जो एलिमेंट आ जाता है दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम, कि उस देश में इकोनॉमिक सिस्टम कौन सी है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है कि मिक्स्ड है। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी तो वहां पर बिजनेस करना थोड़ा आसान होता है। सोशलिस्टिक पैटर्न है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस है वो ज़्यादा होते हैं। अभी पूरी दुनिया में जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है वो खत्म होती आई है, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी ही पूरे वर्ल्ड में आपने को देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन बिजनेस करने के पहले उस देश की इकोनॉमिक सिस्टम कैसी है वो मुझे स्टडी करना आवश्यक होता है कि इनमें से कौन सा पैटर्न उस देश में ज़्यादा डोमिनेटिंग है, कैपिटलिस्टिक है, सोशलिस्टिक है कि मिक्स्ड है। देन पर कैपिटा इनकम मुझे देखना पड़ेगा उस देश में, पर कैपिटा इनकम, क्योंकि अगर मुझे फॉरेन कंट्री या किसी दूसरे देश के साथ में डील करना है तो उस देश की पर कैपिटा इनकम, उस देश की नेशनल इनकम कैसी है, ज़्यादा है कि कम है। अगर नेशनल इनकम ज़्यादा है मतलब वहाँ के लोगों की परचेसिंग पावर ज़्यादा होगी, डिमांड फ्यूचर में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, वही अगर तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा है। वही अगर पर कैपिटा इनकम कम है मतलब ही गरीब लोग ज़्यादा हैं तो पेइंग कैपेसिटी कम होगी, तो उसके हिसाब से वहाँ पर फ्यूचर में उतनी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी शायद नहीं होगी। तो मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ये देखना पड़ेगा कि पर कैपिटा इनकम कैसी है। देन साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी, मतलब ऑब्वियसली पॉपुलेशन के साइज, जिस देश के साथ में मुझे डील करना है उस देश की अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी सो ऑब्वियसली फ्यूचर में डिमांड भी ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो वहाँ पर फ्यूचर में सक्सेस रेट एक्सपोर्ट के ज़्यादा हो जाएंगे। उसके साथ में डेमोग्राफी मतलब उस पॉपुलेशन में महिलाएं कितने हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, इसका जो कंपोजिशन होता है उसको कहते हैं डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी में भी मुझे स्टडी करना पड़ेगा कि उस पॉपुलेशन में मैं जो पर्टिकुलर कमोडिटी में बेच रहा हूँ तो उसके फ्यूचर में कितने प्रॉस्पेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई कंपनी को फॉरेन किसी कंपनी में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है या कोई कंपनी सेटअप करना है, और वो जो कंपनी है वो कंपनी जो किड्स वेयर बनाती है, मतलब छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं या शूज़ हैं वो फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों के कपड़े बनाती है। अब छोटे बच्चों के कपड़े मैन्युफैक्चर करने की वो कंपनी है, तो सबसे पहले जो देश में उसको स्टार्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो वहाँ पर छोटे बच्चे कितने हैं उस देश में ये मुझे स्टडी करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा किड्स होंगे, बच्चे होंगे, उतने ज़्यादा फ्यूचर में डिमांड ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से डेमोग्राफी को स्टडी करना पड़ेगा। देन मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, किसी भी देश की ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग सिंपल है कि किसी भी देश में क्रेडिट का या मनी का सप्लाई को रेगुलेट करने वाली जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे आपने नाम सुना होगा क्रेडिट पॉलिसी इज वन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो मनी का सप्लाई होता है वो आवश्यकता से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, आवश्यकता से कम भी नहीं होना चाहिए। तो वो देश में मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, मनी का सप्लाई कैसा है, ये अगर फेवरेबल है तो उसके हिसाब से
जो मेरा बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस, वो अफेक्ट करता है। तो वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है? मॉनेटरी पॉलिसी में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इंटरेस्ट, कि वहाँ पर इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अगर सस्ते में लोन मिल रहा है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर बिजनेस करना, लोन लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट कम है तो ईएमआई कम होगा। वही अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर लोन लेना और बिजनेस स्टार्ट करके उस लोन को रीपे करना ये उतना आसान नहीं होगा। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने के लिए और बाकी के जो अलग अलग फैक्टर्स है वो जानने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को स्टडी करना बहुत आवश्यक होता है उस देश की। तो मॉनेटरी पॉलिसी भी आ जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के स्टडी में। देन वैसी फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी की सिंपल मीनिंग है कि बजट, किसी भी देश का बजट कैसा है। बजट में आप देखेंगे कि दो मेन कंपोनेंट होते हैं। उस देश की गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू मतलब इनकम कहाँ से आ रही है और वो गवर्नमेंट कैसे खर्च कर रही है। एक तो इनकम साइड होती है, दूसरा एक्सपेंडिचर साइड होती है। तो गवर्नमेंट की इनकम को हम शब्द इस्तेमाल करते हैं रेवेन्यू, गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है और वो कैसे खर्च करती है। ये दो ही साइड होती है बजट में या फिस्कल पॉलिसी में, मेन होता है। उसके साथ में पब्लिक डेट भी होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी होता है, ये सब चीज़ उसमें कंसिडर करते हैं। लेकिन बेसिकली रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू में हम देखेंगे कि टैक्स कितना है उस देश में, कॉर्पोरेट टैक्स कितना है या लोगों पर कितना टैक्स है। जितना टैक्स ज़्यादा होगा उतना वहाँ पर जो लोगों के पास परचेसिंग पावर वो कम होगी, क्योंकि जो पैसे उनके पास है ज़्यादा टैक्स देने में चले गए तो वो खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहेंगे। ऑब्वियसली पैसे नहीं रहेंगे उनके पास तो जो गुड्स की डिमांड है वो उतनी नहीं रहेगी। सो ये जो फिस्कल पॉलिसी से हम जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, ओवरऑल मार्केट में कितना पैसा है, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है किस सेक्टर में, तो उसके अनुसार मेरे फ्यूचर में बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में कितनी पॉसिबिलिटी है ये जान पाऊंगा। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में फिस्कल पॉलिसी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कैपिटल एंड मनी मार्केट, किसी भी देश में शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट शॉर्ट टर्म लोन के, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के बारे में डील करता है, जबकि मनी मार्केट ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में डील करता है। तो ये शॉर्ट टर्म लोन लेने या देने, जैसे मनी मार्केट ये कितना डेवलप है, कैपिटल मार्केट मतलब जहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स। तो इस प्रकार की वहाँ पर किस प्रकार मार्केट डेवलप हुआ है। जितना मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट किसी देश में डेवलप हुआ होगा उतना वहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस करना आसान हो जाएगा। ये जितना डेवलप नहीं होगा उतना वहाँ पर बिजनेस करना उतना आसान नहीं होगा। देन उस देश की बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर अलग अलग जो एरिया है वहाँ पर कितने बैंकिंग के रिलेटेड ब्रांचेस है, लोग कितना बैंकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, बैंक कितने लोगों का बैंक में अकाउंट है, ये सब चीज़ें, ये जो हैबिट्स है लोगों की, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टडी करने में हमें हेल्पफुल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जहाँ पर लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहे हैं और लोग, जैसे अभी फॉर एग्जांपल इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट की जो ऐप है ये फ्यूचर में उनकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं कि कैश में फ्रॉड्स होते हैं, ब्लैक मनी जनरेट होता है, वैसे वैसे लोग ऑनलाइन पेमेंट को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो फ्यूचर में ऑनलाइन पेमेंट के जो ऐप्स हैं अलग अलग, उसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकती है। वैसे तो ऑनलाइन पेमेंट ऑलरेडी है, लेकिन फ्यूचर में उसकी जैसे जैसे मार्केट ग्रो होता है वैसे वैसे नए नए अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो वो देश में इस प्रकार के हैबिट है लोगों की, वो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम स्टडी करते हैं। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी देश का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ये ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेज में है, उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो डेवलप हो चुकी है। लेकिन वही आप एशियन कंट्री के को ऑब्जर्व करेंगे तो वो अभी डेवलपिंग फेज में है, डेवलप हो रही है, ना तो बहुत पिछड़ा हुआ है ना तो पूरी तरह डेवलप वो हो चुकी है। एक मिडिल स्टेज, इसको हम बोलते हैं डेवलपिंग स्टेज। तो वो स्टेज अगर है तो वहाँ पर इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा आ रहा है, बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, लोग हेल्थ के मामले में ये थोड़ा सा लिटरेट हो रहे हैं, लिटरेसी रेट ओवरऑल बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट फेज है, और ये डेवलपमेंट फेज जहाँ पर होता है वहाँ पर डिमांड जो होती है वो ग्रोइंग होती है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में मुझे वही देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है। वही अगर अंडर डेवलप्ड होगा कोई कंट्री तो वहाँ पर उतनी शॉर्ट टर्म में उतनी डिमांड बढ़ने के चांसेस नहीं रहते। तो डेवलपिंग फेज अगर है तो डेवलपिंग फेज में डिमांड बढ़ती है, प्लांट एंड मशीनरी की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि नए नए प्लांट्स, इक्विपमेंट, नई नई फैक्ट्रियाँ शुरू होती हैं। तो जो प्लांट है, मशीनरी है, उसकी डिमांड होती है। तो मेरा अगर वो
इक्विपमेंट बेचने का बिजनेस है, प्लांट्स बेचने का बिजनेस अगर है, मशीनरी बेचने का बिजनेस है, तो डेवलपिंग फेज जो होती है वो मेरे लिए काफ़ी फेवरेबल होती है, क्योंकि वहाँ पर डिमांड उस पर्टिकुलर मशीन की ज़्यादा होगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी मैं स्टडी करूँगा। देन लेबर कॉस्ट कैसी है, जितनी ज़्यादा लेबर कॉस्ट होगी उतना, अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन कंट्री है, वहाँ पर मुझे अगर कोई फैक्ट्री स्टार्ट करना है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि सेट प्लांट लगाने के बाद लेबर कॉस्ट कितनी आती है। लेबर कॉस्ट अगर ज़्यादा होगी तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, और सेलिंग प्राइस बढ़ाने से हो सकता है मार्केट में उसकी उतनी डिमांड ना हो, क्योंकि प्राइस जितनी ज़्यादा रहेगी डिमांड थोड़ा सा कम होने के चांसेस होते हैं। तो लेबर कॉस्ट रिजनेबल चाहिए, थोड़ा सी कम चाहिए। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, रोड्स, देन इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ठीक है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है क्या? अगर अवेलेबल होगा तो वहाँ पर बिजनेस करना आसान होगा। अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, रोड ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पर किस बिजनेस करना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो भी आ जाती है कि बैंकिंग व्यवस्था है क्या, पावर का सप्लाई है क्या, पानी का सप्लाई है क्या, देन रोड बराबर है क्या, रेलवे का नेटवर्क है क्या। अगर ये सब मूलभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो वहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस करना ये बहुत आसान हो जाता है। लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो अगर किसी दूसरे देश में अगर मुझे फैक्ट्री सेटअप करना है, तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए वहाँ पर पर्टिकुलर कंट्री में अगर लैंड एक्वायर करना है तो कौन से नियम है, लेबर का पेमेंट कितना रहेगा, बाकी के फैक्ट्री के रिलेटेड में रिलेशन में कौन से नियम है, कौन से वहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क कौन सा है, देन रॉ मटेरियल का सप्लाई बराबर होगा क्या, मार्केट कितने दूर है, रोड की कनेक्टिविटी है क्या, ठीक है, देन और टैक्सेस का स्ट्रक्चर कितना है, ठीक है, ओवरऑल कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, ये सब चीज़ों को भी मैं स्टडी करता हूँ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में पूरे आर्थिक दृष्टि से जो भी फैक्टर असर डालेंगे उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर, वो सब मैं स्टडी करूँगा। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ये क्या हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का पहला पार्ट हो गया, पहला एलिमेंट हो गया। इसके पहले हमने देखा कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है पहले यूनिट में, बाद में हमने देखा कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है आज के इस लास्ट लेक्चर में, बाद में हमने देखा कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के अलग अलग एलिमेंट होते हैं, उसमें का पहला एलिमेंट कौन सा है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो आज हमने डिटेल में डिस्कस किया कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऐसे घटक होते हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए उनके कंट्रोल के बाहर होते हैं, ऐसे फैक्टर्स, और वो फैक्टर को हमको स्टडी करके वो फैक्टर के अनुसार उस कंपनी को मोल्ड करना आवश्यक होता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन कितनी है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, कैपिटल मार्केट, देन मनी मार्केट, बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेज कौन सी है, लेबर कॉस्ट कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज किस प्रकार की अवेलेबल है, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन से फैक्टर मुझे स्टडी करना पड़ेगा। ये सभी घटकों को, ये सभी फैक्टर को हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हेडिंग के अंदर में। सो आज हमने इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का पहला एलिमेंट देख लिया, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम सेकंड पोर्शन देखेंगे, दैट इज इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट।